एपिसोड 24। अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि रात के वक्त ही शैतानी शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। अंधेरे से ही इन्हें शक्ति मिलती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे में ही लगता है और डर ही तो इन शैतानी शक्तियों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। अभिमन्यु ने भी इतना ही कहा था कि तभी उसकी ऐसा लगता है जैसे उसके साथ एक मोमबत्ती पर किसी ने फूंक मार दी हो। वो अपने हाथों से मोमबत्ती को बुझाने से बचाते हुए कहता है, वैसे तो ये शैतानी ताकत दिन में ही हमारे साथ रहती है, पर उस वक्त हमारे आसपास कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए हम उस महसूस नहीं कर पाते। पर रात के वक्त हमारे आसपास ज़्यादा हलचल नहीं होती, वातावरण शांत हो जाता है, इसलिए हम उन्हें आसानी से महसूस कर पाते हैं। कहते हैं रात की 3 बजे का वक्त बहुत खास होता है। यही वो वक्त होता है शैतानी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। पर यार, मैंने तो सुना है कि 3 बजे के बाद मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है और इस वक्त देवी शक्तियों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। देख युग, मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। मुहूर्त बुद्धे धर्माथर चानु चिते कलाशत्र तनुमन वात्रवेश्च। युग अभिमन्यु से चिढ़ते हुए कहता है, यार संस्कृत में क्यों बोल रहा है, सीधे सीधे हिंदी में बताना, क्या बताना चाहता है। हाँ, बता रहा हूँ भाई। देख, शास्त्र के अनुसार 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूरज निकलने के पहले 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त और उसके बाद वाले विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ, एक और बात, दिन का जो 30वां भाग होता है ना, वो मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा मुहूर्त 4 बजे से शुरू होता है। कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में 4 काम करना चाहिए: सदैव वंदन, मेडिटेशन, प्रार्थना और पढ़ाई। शास्त्रों के स्वात्विक जीवन के लिए इसे समय जागना और अपने डेली काम पूरा करते हुए 5 बजे प्रार्थना करना सफल और संत जीवन का अभिमन्य अंग माना जाता है। पर यह समय तांत्रिक साधना में भी उतने ही मायने रखता है। तूने वो तो कहावत तो सुनी होगी, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुनी है, पर इन सब से क्या लेना देना है। एक तरफ जहां इस वक्त स्वातिक लोग पूजा आश्चर्य करते हैं, वह तांत्रिक लोग अपने बुरे काम करते हैं। पर ये लोग 1 घंटे पहले बुरे काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही वक्त होता है कि जब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शैतानी शक्ति घूम रही होती हैं। उसका फायदा उठाते हुए सिद्धियों प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार के साधनाएं, बलि देना, गुप्त साधना, कला जादू इस वक्त करते हैं। तंत्र विद्याएं के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना या दी हुई बलि सबसे ज्यादा फुली होती है, इसीलिए तांत्रिक के लिए ये सब बहुत मायने रखता है। युग एक चुप्पी के साथ गौर से अभिमन्यु की सारी बात सुन रहा था। देख, अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों के दिन और रात का समय अलग अलग होता है, पर उसके बावजूद हर जगह है, हर धर्म के रात का तीसरा पहर यानी रात के 3 बजे का वक्त होता है शैतानी शक्तियों में सबसे शक्तिशाली वक्त माना गया है। कहीं कहीं जगह है तो इसे मौत का टाइम भी कहते हैं। जीसस क्राइम्स के बारे में तो पता ही होगा। जीसस क्राइम्स का मतलब इंसान मसीह ना, तू उन्हीं के बारे में बात कर रहा है ना। हाँ, वही। कैथोलिक मान्यता के अनुसार दोपहर के 3 बजे ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया था। यही वह समय था जब एक शैतान शक्ति ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इसकी ठीक 12 घंटे बाद यानी रात के 3 बजे सभी शैतान शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। इतना कहकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे पता है कोर्स को उल्टा करने पर यह पवित्र चिन्ह से शैतान के चिन्ह का तबलीत हो जाता है और
और मैंने उसे दिन तुझे बताया था ना, ये भगवान और भूत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। तूने कभी नोटिस किया है, अक्सर रात के 3 बजे के आसपास हमारी नींद खुल जाती है और इस वक्त अचानक से हमारी पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज चलने लगती है, कभी कभी तो हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लग जाते हैं। हाँ यार, किया है। ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रात के 3 बजे वक्त ही दिल का दौरा पड़ने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। पर यार, इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो हो सकता है। कैसा रीजन? जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से वैज्ञानिक के अनुसार अमूमन यह वह वक्त होता है जब हमारा दिमाग और बॉडी पूरी तरह सुस्त पड़ी होती हैं। फिजिकल रूप से जब बॉडी में काफ़ी देर तक कोई एक्टिविटी नहीं होती तो रात के 3 बजे तक अपनी बॉडी और दिमाग थकान मिटा चुका होता है। इसलिए अब हमारा दिमाग थोड़ा एक्टिवेटिक होने के लग जाता है। तुझे गति के नियम के बारे में तो पता ही होगा। हाँ यार, पता तो था पर भूल गया। याद भी कैसे रहेगा? तुझे एक मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने से तो फुर्सत मिले। तुझे गति के नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु में स्थिरता के बाद अचानक गति आती है तो वह तुरंत गति नहीं पकड़ता। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग है जो 3 बजे तक अपनी थकान मिटाने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लग जाता है। यही कारण है कि अचानक से 3 बजे कभी हमारी नींद खुल जाती है तो पसीना आने लग जाता है और ठंड लगने लग जाती है। एक प्रकार से अपना दिमाग जाग चुका होता है लेकिन बॉडी स्थिर होती है और दोनों की गति एक नहीं होने के कारण ऐसी सिचुएशन में महसूस होती है। युग अभिमन्यु से बात कर ही रहा था कि तभी ग्रीन लेजर लाइट जलने लग जाती है। अंधेरे में ग्रीन लाइट अलग ही दिख रही थी, जो दूर से ही किसी को भी दिख जाए। अभिमन्यु अपने हाथ का इशारा करते हुए हल्का लाते हुए कहता है, यार वो देख, लाइट जल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आसपास कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हो रही है। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और लाइट किसी साइड जल रही थी वो देखने लग जाता है। युग और अभिमन्यु लेजर लाइट के अपने आप जलता हुआ देखकर हैरान हो गया था। लेजर लाइट रूम 666 के पास जल रही थी पर अचानक से वह जलना बंद हो जाती है। कोठी के वापस से अंधेरा छा जाता है। युग बिचकचाते हुए कहता है, यार ये लाइट जलना बंद क्यों हो गई? अभिमन्यु युग का सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। उससे पहले ही अब सीढ़ियों के पास लेजर लाइट जलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो लाइट लेजर फिर से बंद हो जाती है और सीढ़ियों के और नीचे की आकर जलना शुरू हो जाती है। युग उस लेजर लाइट के घुमाते हुए कहता है, यार ये लेजर लाइट तो जलती हुई अपने ही पास आ रही है। अभिमन्यु भी उस लेजर लाइट को घुमाते हुए कहता है, इसका मतलब ये यक्षिणी अपने दोनों के आसपास आ रही है। इस तरह रजनी अमोदिता का हाथ पकड़ उसके हवेली के अंदर कहीं ले जा रही थी। दोनों ने ही काले कपड़े पहने हुए थे। रजनी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अमोदिता ने काले रंग का सूट। रजनी के साथ में उसकी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब भी रखी हुई थी। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। दोनों ही सबसे छुपते हुए अपनी नजर चुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाती हुई कहती है, माँ ये इतनी रात में तू मुझे कौन सी जगह ले जा रही हो? हवेली के इस कोने में जो आज तक मैं नहीं आई। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू ना अभी अपना मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे पीछे चल, समझी? अमोदिता चुप हो जाती है और खामोशी के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लग जाती है। कुछ ही देर में रजनी अमोदिता को लेकर हवेली के सबसे निचले वाले कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। उस कमरे के अंदर लाइट नहीं थी और काफी सामान बिखरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ना खोला गया था, ना ही वहां पर सफाई की गई थी। अमोदिता खांसते हुए कहती है, माँ इस कमरे में तो बहुत धूल है, ये किसका कमरा है? रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, ये कमरा नहीं, रास्ता है तहखाने में जाने का। क्या कहा? तहखाने में जाने का? मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे हवेली में के अंदर एक तहखाना भी है।
पहले मुझे भी नहीं पता था, पर कहते हैं ना, कुछ चीजें आपको ढूंढने लेती हैं, वैसे ही इस तहखाने ने भी मुझे ढूंढ लिया था। जब तेरे पापा के साथ शादी करके मैं यहाँ पर आई थी, तो मुझे जादू टोना करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और मैं आसानी से अपनी साधनाएं कर सकूं। पूरी हवेली छान मारी थी, पर एक कमरा ऐसा नहीं मिला था जहाँ पर मैं अपना काम शुरू कर सकूं। और फिर एक रात मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे यह तहखाना दिखाई देता था। मतलब इस तहखाने का रास्ता तुमको सपने में दिखा था? हाँ मोदिता, काले जादू करने का यही तो फायदा होता है। जिस चीज को हम जरूरत होती है तो वो खुद खुद हमारे पास पहुंचा देता है। इतना कहकर रजनी उस कमरे का दरवाजा खोल देती है और सीढ़ी उतरते हुए कहती है, संभल कर आना। हाँ माँ। जैसे ही सीढ़ी खत्म होती है, रजनी माचिस जलाती है और उससे मसाला जला लेती है। जब उजाला होता है तो अमोदिता देखती है कि तहखाने के अंदर कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वुडू, जानवरों की हड्डी, गुड़िया, पेडुमल, घड़ी और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था। अमोदिता तहखाने के चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहती है, माँ, इस तहखाने के अंदर तो आपने काले जादू का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये सामान मैंने इकट्ठा नहीं किया। फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये सामान यहीं पर रखा हुआ था। जब इस तहखाने के बारे में गुप्त तरीके से पता लगाया तो पता चला कि ये तहखाना कई सालों से पहले बंद कर दिया था, किसी अगोरी का था। का क्या कहा? अगोरी? हाँ, अगोरी। तो फिर तुमने पता करने की कोशिश नहीं की वो कौन अगोरी था? अरे पागल, मैं क्या करती उसके बारे में पता करके। वैसे भी मुझे काला जादू करने के लिए कोई जगह चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। मेरे लिए इतना ही बहुत था। इस तहखाने की एक खास बात बताती हूँ मैं तुम्हें। हाँ माँ, बताइए ना। हमारे जादू टोना करने के लिए जिसके भी सामान की जरूरत होती है वो ही सब यहाँ पर मिल जाती है। और फिर सामान ही नहीं, इस तहखाने में ऐसी ऐसी चीज जो हम सब तो मिलना ही बंद हो गई है। पर तू इन चीजों को गलती से भी मत छूना, क्योंकि इस पर चीजों से कुछ नुकसान भी हो सकता है। चल अब बैठ जा जल्दी नीचे। अमोदिता रजनी के सामने अलाकी पलाकी मारकर बैठ जाती है। उन दोनों की ही सामने एक स्टार बना हुआ था जिस पर ऊपर मोमबत्ती जला रखी थी। रजनी ने अपने बगल में ही तंत्र मंत्र यंत्र की किताब खोल रखी थी। रजनी धीरे से कहती है, देख अमोदिता, आज से तू युग पर जादू टोना करना शुरू कर रही है। साथ में तेरा सौदाइन बनने का सफर भी शुरू हो रहा है। पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, सौदाइन की जिंदगी में एक कदम रखने से पहले बलि देनी पड़ती है। अमोदिता कांपते हुए कहती है, क्या कहा माँ तुमने? बलि? हाँ, बलि। जिस तरह पूजा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक उसी तरह काला जादू करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बलियां दी जाती हैं। पर यह बलि किस और के अंग की नहीं, बल्कि खुद के अंग की दे जाती है। जिसकी उंगली, आंख, कान, बाल जैसे कई अंग आते हैं। मतलब मुझे भी अपने शरीर की किसी अंग की बलि देनी पड़ेगी। हाँ मोदिता, हम सौदाइन को एक पहचान होती है और वो ही किसी अपने बाएं पैर, अंगूठे या नाखून की बलि देनी पड़ती है। मैंने दी थी और अब तुझे भी देनी पड़ेगी। रजनी ने आपका बायां पैर आगे करते हुए कहा। जब अमोदिता की नजर उस पैर पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। रजनी का बिना नाखून का अंगूठा देखकर अमोदिता रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं देने वाली अपना नाखून, इसे बहुत दर्द होगा। देख अमोदिता, दर्द तो होगा, पर एक बात मेरी याद रखना, सारे मर्ज की दवा होती है। अगर आज तूने ये दर्द सह लिया तो फिर तू युग को आसानी से पा सकती है। और फिर युग को ही नहीं, दुनिया की सारी चीज जिस पर भी तू हाथ रखेगी वो तेरी हो जाएगी। रजनी की बातों में अमोदिता को अपने साजे में फंसा लिया था। वो पूरी तरह उसकी बातों में आ गई थी। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। अरे सोच क्या रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 बज चुके हैं। 3 बजे युग को वश में करना है, शुरू करना, बोल
क्या तू तैयार है? अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर अमोदिता भी अपने बाएं पैर के आगे बढ़ा देती है। रजनी नुकीले मुंह का प्लास पकड़ती हुई और अमोदिता के अंगूठे के पास ले जाने लगती है। अमोदिता ये भयंकर अदृश्य देखने की जरा भी हिम्मत नहीं होती। इसके डर के कारण वो अपने आंखें बंद कर लेती है। रजनी उसके प्लास के अमोदिता के अंगूठे का नाखून पकड़ती है और अपने मन ही मन कोई या मंत्र बड़बड़ाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में अमोदिता का नाखून उसके गुट्ठे से अलग कर देती है। अमोदिता के गले से चीख निकलती है। अमोदिता के दर्द से कहराने की चीख तह खाने के अंदर गूंजने लग जाती है। वो तो अच्छा हुआ तह खाने की आवाज हवेली के अंदर नहीं जाती थी, वरना हवेली की सभी लोग अब तक जाग चुके होते। अमोदिता के अंगूठे का लंबा नाखून निकलने जा रहा था और वो अभी भी दर्द से करा रही थी। रजनी ने पलाश से अमोदिता का नाखून पकड़ा हुआ था। रजनी उस नाखून को अमोदिता को देते हुए कहती है, अब तू ज्यादा रो मत, भूल मत ना कि एक सौदाइन की और एक सौदाइन रोती ही नहीं है। ये ले, रख अपना नाखून अपने पास। माँ, तू ही रखो ना इसे अपने पास। पागल हो रही है क्या तू? अब सौदाइन के पास ही हमेशा उसका नाखून होना चाहिए। अगर हमारी शक्ति इन नाखूनों के बदौलत हासिल होती है तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, समझी? इसीलिए इसे कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखना जहां पर ये किसी के हाथ ना लगे, वरना इसे तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अमोदिता झट से रजनी के हाथ से अपना नाखून लेते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं इसे छुपा दूंगी। रजनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब होगा असली खेल शुरू। अब रात के 3 बज जाए और फिर देख कैसे हम युग को अपना वश में करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर लेना।